ఈ సంవత్సరం వితౌట్ పర్మిషన్ మనం శోభయాత్ర తీస్తున్నాం. అదే విధంగా ఈ औलादे हैं जिसमें एक बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी भी आता है. మనకు ఎందుకు అవసరం పర్మిషన్? ఎందుకు మనకు? ఇది మన దేశం. ఇది మన తెలుగు కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే ఓకే. హిందీ కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? అదే మిక్సా? అచ్చా. తెలుగు కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే ఓకే. హిందీ కావాలని ఎంతమంది ఉన్నారు? అదే రెండు లాంగ్వేజ్ లో మనం మాట్లాడదాం. ఓకే, फर्स्ट हिंदी में स्टार्ट होगा. हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी श्री रामनवमी शोभा यात्रा इस वर्ष 6 अप्रैल के दिन आ रही है मेरे मित्रों. 6 अप्रैल यानी संडे. ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस बार रविवार के दिन जन्म ले रहे. तो इस वर्ष और भी राम भक्त आने का अंदेशा है, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब करते हैं फैक्ट्रियों में हो या अलग अलग सेक्शन में हो, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी. तो इस बार संडे रहने के कारण, रविवार रहने के कारण बहुत बड़ी संख्या आने का भी अंदेशा है. और जैसे अभी पवन जी ने आपको पहले ही बता दिया होगा, जैसे पिछले रामनवमी शोभा यात्रा में हम वॉलंटियर थे, हम लोग कार्यकर्ता के रूप में, हम लोग एक राम भक्त, एक सेवक के रूप में हम काम कर रहे. कितने लोग थे पिछले वर्ष? यानी हर वर्ष नए कार्यकर्ता ऐड होते जा रहे. तो चलो, जितने भी जो नए कार्यकर्ता ऐड हुए हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को बस एक ही सूचना है. 5 तारीख के दिन जैसे पवन जी 2 बजे बोले, लेकिन हम लोग 12 बजे मिलने का प्रयत्न करेंगे. 12 बजे आप आएंगे तो साथ में भोजन भी हम लोग करेंगे और पूरी व्यवस्था करेंगे. जैसे 4 से 5 6 व्हीकल रहती है, मूर्तियां रहती है, प्रतिमाएं भगवान रामचंद्र जी की और दूसरी उन सभी को हम लोग ठहर कर सजाने का काम करेंगे. और रात का भी भोजन साथ में ही होगा. लेकिन सभी कार्यकर्ता 12 बजे ही आने का प्रयत्न करें. ये सभी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है. और हर बार मैं एक ही बात कहता हूं, आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन ये शोभा यात्रा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए. लेकिन वो कब चलेगी? जैसे आज हम कोई मंच नहीं बनाते और ना ही हम लोग चेयर डालते. क्यों? क्योंकि हम सब एक हैं. इसलिए कल हम रहो या ना रहो, या शोभा यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि आज भाग्यनगर की श्री रामनवमी शोभा यात्रा देखकर हर राज्य में बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है. मुझे बिहार से, बंगाल से, आज तो नेपाल से मुझे कॉल आया कि भाई हम आपकी जैसी शोभा यात्रा हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करें. नेपाल में और बंगाल में प्रारंभ हो गया है, बिहार में, महाराष्ट्र में, लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, कर्नाटक में, राजस्थान में, बहुत सारे क्षेत्रों में, हर राज्य में शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है. तो ये जो श्रेय जाता है ना, ये सब आप लोगों पर जाता है. क्योंकि हर बार मैं क्या कहता हूँ, यहाँ जो शोभा यात्रा जो निकलती है केवल एक व्यक्ति नहीं, हम सब लोगों की शोभा यात्रा है. इसलिए मैं हर बार सभी कार्यकर्ताओं को भी कहता हूँ, सभी को हम इन्वाइट भी जो करते हैं ना, हम सबकी बोलते हैं, ये जो शोभा यात्रा निकलती है हमारे राम भक्तों द्वारा निकलती है और ये हमारे पूरे कार्यकर्ता ही शोभा यात्रा निकालते हैं. इसलिए एक व्यक्ति देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ शोभा यात्रा हमारे मंच पे जितने भी अधिकारी गण हैं उनको भी मैं आज बताना चाहूंगा, रहो ना रहो कोई नहीं, लेकिन ये शोभा यात्रा रहनी चाहिए. ये शोभा यात्रा ऐसे ही कंटिन्यू रहनी चाहिए. ये मैं हमारे अधिकारी गणों से प्रार्थना करना चाहूंगा. साथ ही साथ जैसे इस शोभा यात्रा को, जैसे पिछले शोभा यात्रा निकालने में भी परमिशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया गया था कि भाई इस वर्ष यानी 2024 की जो शोभा यात्रा है रामनवमी की, आप नहीं निकाल सकते. लास्ट मोमेंट में परमिशन कैंसिल किया गया था. तो बड़े ही संघर्ष से, लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से पिछले वर्ष शोभा यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकली है. हमने इस बार यहाँ डिसाइड किया है कि हम लोग परमिशन ही नहीं पूछेंगे.
इस बार हम परमिशन नहीं पूछेंगे और ना ही कुछ बोलेंगे। हम पिछले वर्ष जितने ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाले थे, इस वर्ष भी वैसे ही हम लोग धूमधाम से शोभा यात्रा निकालेंगे। एक कुछ दिन पहले पुलिस के हमारे बड़े अधिकारीगण मेरे पास आए। वहां पुलिस अधिकारीगण कहने लगे कि अभी डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कांग्रेस की सरकार आई है और पुलिस के सभी अधिकारीगणों ने मिलकर डीजे पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो थोड़ा आप भी अगर डीजे नहीं लगाएंगे तो ठीक रहेगा। तो हम उनके अधिकारियों को कहे, हम बोले कि डीजे पर प्रतिबंध किस कानून के तहत आप लोग लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलो सुप्रीम कोर्ट के कानून को हम भी मानते हैं, हम भी आदर करते हैं, लेकिन जो कानून है साउंड पोल्यूशन का, सिर्फ रामनवमी के एक दिन में ही क्या वो प्रॉब्लम आपको आता है? क्या नवरात्रि के यहाँ जो 9 दिन होते हैं, क्या उसी दिन आपको प्रॉब्लम आता है क्या? यानी साल के जो 12 महीने, जो 5 टाइम जो हम लोगों की खोपड़ी जो खराब होती है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट के कानून का उल्लंघन का नहीं होता है क्या? हमने क्वेश्चन पूछा तो जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारी विनती सुनिए, आप थोड़ा साउंड के ऊपर ध्यान दीजिए। तो हमने कहा कि साउंड रहेगा, हर वर्ष जैसा है वैसा साउंड रहेगा, लेकिन चलो पुलिस का भी मान सम्मान हमें करना है। तो इस बार हम लोग मिक्सर नहीं लगाएंगे, इस बार हम सीडी प्लेयर पे बजाएंगे, लेकिन हमारे जो गाने रहेंगे उसी टाइप से हमारे गाने बजेंगे और सीडी प्लेयर पे हम लोग इस बार गाने बजाएंगे। तो पुलिस के अधिकारियों को हमने बात कही तो वो लोग हैप्पी से चले गए बेचारे। अब क्या कर सकते हैं, उनको ऊपर भी प्रेशर है, लेकिन इस बार हमें किसी को नाराज करना नहीं है, ना पुलिस को हम नाराज करेंगे और ना ही किसी राम भक्त को हम नाराज करेंगे। बड़े ही धूमधाम से इस वर्ष भी शोभा यात्रा निकलेगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी इस शोभा यात्रा में। साथ ही साथ जैसे हमारे लड्डू जी बेगम बाजार का एक इशू बता रहे थे, बेगम बाजार के अलावा दूसरे भी बहुत सारे मंचों को डालने के लिए हमारे पुलिस के अधिकारीगण सताते हैं। वो लोग कहते हैं कि पब्लिक इतनी आ जा रही है, यह मंच के कारण कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है, इसलिए थोड़ा पीछे मंच डालने के लिए कहिए। पिछले वर्ष भी प्रॉब्लम आया था। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कि कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है, तो कृपया करके आप मंचों की सपोर्ट में आप खड़े रहिए, लेकिन हमें किसी को मंच ना डालने दे और मंच को आगे पीछे करने के लिए इस तरह से अगर पुलिस इस बार ना सताएगी तो अच्छा रहेगा। हमारे जो इंटेलिजेंट के जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे निवेदन है कि आप वो मैसेज पास कीजिए। साथ ही साथ जैसे बहुत सारे हमारे राम भक्त इस शोभा यात्रा में आते हैं, तो 3 ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे राम भक्तों को ढकला जाता है, जैसे पुराना पुल और बेगम बाजार छतरी और गौलीगुड़ा, वो राउंड एक सर्किल है, वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं को ढकला जाता है। तो हमारे पुलिस के अधिकारियों से निवेदन है कि हमारे कार्यकर्ताओं को ढकलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं को पता है कहां पे रुकना है, कहां पे आगे बढ़ना है। और जैसे पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द शोभा यात्रा को आप आगे निकालना है, तो हम तो तैयार हैं। हम तो हर वर्ष 11 बजे ही पूरा प्रोग्राम हम लोग रेडी करके रखते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग गाड़ी लगाकर खड़े हो जाते हैं। वो शोभा यात्रा निकलने के बाद में हमारी शोभा यात्रा को पुलिस वाले ही लेट कर देते हैं। तो इस बार हमने कहा कि अगर हमारा रास्ता अगर क्लियर रहेगा तो हम लोग सबसे पहले ही शोभा यात्रा को निकाल देंगे, ऐसा पुलिस के अधिकारियों को भी कहा गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ है कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से 2010 में यहाँ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई थी और लगातार निरंतरन शोभा यात्रा बढ़ते जा रही है। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति भक्ति भावना किस प्रकार से बढ़ रही है, यहाँ आप सब लोग देख रहे हैं। और यही शोभा यात्रा में इस वर्ष जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक अहंकारी रावण का वध करने का एक संकल्प लिया था, वैसे ही इस शोभा यात्रा में जितने भी जो राम भक्त रहेंगे, हम सबको मिलकर एक संकल्प लेना है। पहला संकल्प होगा कि संभाजी नगर में जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज तो ऐसे एक शूरवीर थे, अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत में कोई हिंदू ना होता। तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज जी को
39 डेज तड़पा तड़पा कर उनकी निर्मम किस प्रकार से हत्या की गई है, आज पूरा भारत का हिंदू देख चुका है, समझ चुका है छावा मूवी के माध्यम से। और आज हम यही शोभा यात्रा में एक संकल्प लेंगे कि हर वो राम भक्त को, जैसे मैं महाराष्ट्र में भी कह के आया हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को हमने बोला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी मुख्यमंत्री जी इन्होंने कहा कि हम औरंगजेब की कब्र को तोड़ेंगे, तो हमने उनको कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख, हमने कहा कि सिर्फ तारीख और जगह बता देना, कितने लाख कार्यकर्ता चाहिए, फौड़ा लेकर हम पहुंच जाएंगे। जैसा हमने कहा, तो एक पार्टी का एक एमएलसी, एक कोई नालायक एक एमएलसी है, उसने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के नौजवानों को भड़काने का प्रयत्न ना कर राजा सिंह, अगर खबर उखाड़नी है तो तेरे बेटे को लेकर आ जा फौड़ा लेकर। तो नालायक को पता नहीं है कि अब हमारा बेटा छोटा नहीं बहुत बड़ा हो गया, वो औरंगजेब की भी खबर भी खो देगा, अगर समय पड़े तो तुम्हारी भी खबर खो देगा। तो अभी एक माहौल बन चुका है। तो हम इस वर्ष श्री रामनवमी के शुभ अवसर पर एक संकल्प लेंगे कि औरंगजेब की खबर को उखाड़ने का एक संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प रहेगा कि अभी भारत एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत का सब लोग वातावरण देख रहे हैं कि अब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जब भारत हमारा हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा ना, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ऐसे बहुत सारे जो औरंगजेब की जो नाजायज औलादे हमारे भारत में जो छुपी हुई है ना, तो हमारे पुराने शहर में भी बहुत सारी औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं, जिसमें एक बड़ा ओवैसी छोटा ओवैसी भी आता है। तो ये लोग क्या करेंगे कि हिंदू राष्ट्र ना बने, औरंगजेब की खबर ना खुदे, तो एक माहौल खराब करने का ये लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन जब भी हो, हमें अवसर पड़े तो सभी हिंदुओं को एक मंच पर आकर उन सभी दुष्ट शक्तियों को हमें जवाब देना है जो हमारे आड़े आएगी, या हिंदू राष्ट्र के आड़े हो या औरंगजेब की खबर उखाड़ने में हो। यहां संकल्प भी हमें इस वर्ष लेना है। साथ ही साथ एक संकल्प यह भी हमें लेना है कि हर वो हिंदू हफ्ते में एक दिन हमारे धर्म का प्रचार करना है, अपनी बस्ती में हो, अपनी कॉलोनी में हो। क्योंकि देखो मित्रों, सिर्फ एक व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगर हमारे 4 हाथ होंगे, अगर 12 हाथ होंगे, अगर लाखों हाथ होंगे ना, तो ज्यादा हम हमारे हिंदू समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसलिए हर वो व्यक्ति अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने बस्तियों में मुझे लव जिहाद के खिलाफ में खड़े होना है। लव जिहाद में किसी मेरी बहन बेटी को शिकार होने नहीं देना है। ये संकल्प अगर लेंगे, हफ्ते में एक दिन अगर हम डोर टू डोर का प्रचार करेंगे, तो बहुत सारे लव जिहाद के प्रति जो हमारी बहन बेटी जो शिकार हो रही है ना, उनको हम रोक सकते हैं। ये भी संकल्प हमें लेना है। साथ ही साथ और बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों को अभी मैसेज नहीं पहुंचा है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, बहुत सारे कार्यकर्ता यूट्यूब में भी वीडियो हर वर्ष अपलोड करते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को आपको कहना है कि अधिक से अधिक संख्या में, ये हमारी रामनवमी है, हमारी शोभा यात्रा है, इसको सफल करने के लिए आइए, ऐसा आप सबको आह्वान करना है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं आंसर दूंगा। जैसे इस वर्ष, पिछले वर्ष का आप लोगों का अनुभव होगा, जो छोटी मोटी जो गलतियां होंगी उसको हम किस तरह से सुधार सकते हैं, उस पर भी, उस विषय भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और कुछ बोलना है कार्यकर्ताओं को, या कोई इश्यू मैंने क्या छोड़ा है क्या, कोई पॉइंट हो ఇంకా ఏదైనా తెలుగులో అది ఒక 2 నిమిషాలు. ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా మీ అందరి సహకారంతోనే మనం ఈ శ్రీరామనవమి శోభయాత్రని ప్రారంభం చేసుకున్నాం. ఈ సంవత్సరం 6వ తారీఖు వస్తుంది, సండే. చాలా అది మనకు లక్కీ డే అనుకోండి. అది ఈ సంవత్సరం కూడా లాక్స్ ఆఫ్ రామ భక్తులు మన శ్రీరామనవమి శోభయాత్రలో పాల్గొనికి వస్తున్నారు. కానీ ఈ శోభయాత్ర అంటే ప్రతి సంవత్సరం చాలా శాంతిపూర్వకంగా మన శోభయాత్ర మనం తీస్తున్నాం. ఎక్కడ కూడా చిన్న కొట్లాట కాకుండా మనం శోభయాత్రని తీస్తున్నాం. కానీ పోయే సంవత్సరం కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ లో పోలీస్ అధికారులు మా పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసినారు. అనవసరం
అసలు ఎవరు మాట విని పోలీసులు మా పర్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసినారో అర్థమైతే లేదు. కానీ ఎంఐఎం ఆఫీస్ నుంచి వాళ్ళకి ఆర్డర్ వచ్చిందేమో, అందుకోసం శ్రీరామనవమి శోభయాత్రని పోయే సంవత్సరం వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేసినారు రైటింగ్ గా. కానీ ఈ సంవత్సరం మా పెద్దోళ్ళు అన్నారు, మనకు ఎందుకు అవసరం పర్మిషన్, ఎందుకు మనకు, ఇది మన దేశం, ఇది మన హిందూ దేశం. మన హిందూ దేశంలో మన ఫెస్టివల్ మనకు జరుపుకోనికి శోభయాత్ర తీయడానికి ఎవరు పర్మిషన్ మనకు అవసరం లేదు. వితౌట్ పర్మిషన్ ఈ సంవత్సరం మనం శోభయాత్ర తీస్తాం. మా అధికారులు చెప్తున్నారు, అందుకోసం ఒక పర్మిషన్ కాపీ కూడా మనం పెట్టలేదు. ఈ సంవత్సరం వితౌట్ పర్మిషన్ మనం శోభయాత్ర తీస్తున్నాం. అదే విధంగా ఈ శోభయాత్రలో మనం ఒక సంకల్పం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు మహారాష్ట్రలో ఔరంగజేబు సమాధి ఉన్నది. ఆ సమాధిని కూల్చనికి మహారాష్ట్ర హిందువులు రెడీ ఉన్నారు. ఒకవేళ అవసరం పడితే మన తెలంగాణ నుంచి కూడా లాక్స్ ఆఫ్ రామ భక్తులు మనం మహారాష్ట్ర వెళ్దాం, సంభాజీ నగర్ వెళ్దాం, అదే ఔరంగజేబు సమాధిని కూల్చేద్దాం. ఎందుకంటే ఆ ఔరంగజేబు సమాధి మన భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా ఉండకూడదు. ఆ సమాధిని తీసి ఏదైనా సముద్రంలో మనం పాడేద్దాం. ఆ ఒక్క సంకల్పం మనం తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రం మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఈ ఎలక్షన్ అయిపోయింది కదా, మూడోసారి ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు అయిపోయినారు కదా. ఇప్పుడు మోదీ గారికి మనం చెప్తాం, మోదీ గారు 4వ సారి మీరు ప్రధానమంత్రి అవుతున్నారు. కానీ మీ ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టోలో ఒక అంశం పెట్టండి, కాశీ మథుర, దాని తర్వాత భారతదేశం హిందూ రాష్ట్రం చేస్తాం. అది కూడా మేనిఫెస్టోలో వేస్తే చాలా బాగుంటుందని మనమందరం సోషల్ మీడియా పరంగా మోదీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే వచ్చే ఎలక్షన్ నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, వచ్చే ఎలక్షన్ కాశీ మథుర హిందూ రాష్ట్రం దానిపైననే జరుగుతుంది. మీరు చూస్తారు, అందరు కూడా చూస్తారు. అదేవిధంగా ఇవాళ ఒక అయోధ్య అంటే అయోధ్యలో భవ్యమైన రాముడి గుడి కడితేనే ఈ ఔరంగజేబు కొడుకులు, ఆ బాబర్ కొడుకులు పరేషాన్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది రామ మందిరం తర్వాత కాశీ మథుర తర్వాత ప్రతి ఒక్క మా గుళ్ళు పడగొట్టి వీళ్ళు ఎక్కడెక్కడ కట్టినారు కదా బాబరీ మస్జిద్, ప్రతి ఒక్క బాబరీ మస్జిద్ కూల్చి భవ్యమైన మన గుడి మనం కడుతున్నాం. ఆ సంకల్పం కూడా మనం తీసుకుందాం. ఇంకా ఎవరిదైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఎవరైనా లేచినారు అప్పుడు చెప్పమ్మా. క్రిస్టియన్ వాళ్ళది ఒకటి మత మార్పిడి జరుగుతుంది మన తెలంగాణలో చాలా విధంగా. అది కాదు, రైలీ సమాధానంలో చెప్పాలి. చెప్పు. राजा भाई, हर साल अपने रैली में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति रहती है, उसके साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी की और महाराणा प्रताप जी की भी मूर्ति आप लगाए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। गुरु गोविंद सिंह जी की कहीं पर भी मूर्ति नहीं बनी हुई है और लगा भी नहीं सकते वो। बैनर रहेगा तो भी चलेगा राजा। नहीं, वो एक बहुत बड़ा लिटिगेशन हो जाएगा, क्योंकि हमारे सिख भाई उस अलाउ नहीं करते। हमने लगभग 4 साल पहले उनको पूछा था। 4 साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण दिए, ऐसे महान व्यक्तियों की प्रतिमा हम लोग लगाने का विचार कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं भाई साहब, बोले तो वो चीज को हम लोगों ने साइड रख दिया था। महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का महाराणा प्रताप की अगर कहीं प्रतिमा अगर बनी हुई आपके दिमाग में कहीं है तो आप हमें बताना, उनको अपन मंगाएंगे। ठीक है राजा। हम्म। नीचे करो।